गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। शिक्षा सेतु में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं आपको क्लास 10th का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आज, जो कि है अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैं लिख कर बताती हूँ आपको कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे कि हाइड्रोजन H2 प्लस O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी हमारा गैस फॉर्म में है, बट जो वाटर है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक, ठीक है, इसमें एक ही हो रहा है पदार्थ का उत्पाद का निर्माण। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। ये अभी बैलेंस या संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। अभी आपको मैं सामान्य रूप से बता रही हूँ, फिर इसके बाद डिटेल में हम अभी जब चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक आएगा, उस समय हम डिटेल में रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो अभी हम जनरली कर लेते हैं इसे। यहाँ पर हमारा अभिकारक में हमारा ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इधर एक ही है, तो हम ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 1 ही है हमारे पास, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन तो 2 हो गई, बट हाइड्रोजन 2 2 4 है ना, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 ही है। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब देखिए हमारी रिएक्शन 2 2 4, अर्थात हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 2 2 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर भी 2 हो गए। तो ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हुई। हम इसे रिवाइज करते हैं एक बार कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 पदार्थ हो गए और ये दोनों मिलकर वाटर का निर्माण करते हैं। और एक बात ये भी है कि रासायनिक
अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, इसको हम भौतिक विधियों से अलग या पृथक नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मतलब ये जो उत्पाद बना है, जो बहुत तो ये जो उत्पाद बना है ना, रासायनिक की जो अभिक्रिया हुई है, केमिकल रिएक्शन, इसको हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं हम। सेकंड पॉइंट हमारा है रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है। कोई सी भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या शामिल है। या जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो जब कोई सी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो इसमें देखते हैं हम एक तो परिवर्तन आता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ना। और सेकंड, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर भी चेंज हो जाते हैं, अर्थात रंग में परिवर्तन। ओके, और थर्ड हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है, तो तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। और लास्ट गैस का उत्सर्जन। गैस किसी भी केमिकल रिएक्शन होने में कोई सी केमिकल रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस होती है, उत्सर्जित होती है, गैस का उत्सर्जन। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, कोई सी भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहला, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, या उसका कलर चेंज हो सकता है, रंग में परिवर्तन होता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या फिर गैस उत्सर्जित होती है या गैस का निर्माण होता है। ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया फिनिश। थर्ड टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है, हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में होने वाली केमिकल रिएक्शन। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको देखते हैं हम। तो कौन कौन सी होती हैं। पहला तो होता है कि भोजन का पचना, या इसको हम लिखेंगे भोजन का पाचन। दूसरा श्वसन। तीसरा हम देख सकते हैं लोहे पर जंग लगना, ठीक है, या चांदी की परत का काला हो जाना,
या फिर पीतल पर हरे रंग की परत छा जाना, ये भी इसके अंतर्गत हो जाएगा। और हम देखते हैं कि दही का बनना, ठीक है। मेनली हमने 4 ही लिए हैं अभी, और इसमें ऐड कर सकते हैं हम तो केमिकल रिएक्शन जिनसे हम परिचित हैं, भोजन का पाचन होना, है ना, अर्थात भोज्य पदार्थ जो हमने ग्रहण किया है वो दूसरे सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है और वापस से जिस रूप में था वो उस रूप में नहीं आ पाता है, भोजन का पाचन। फिर उसके बाद है श्वसन, लोहे पर जंग लगना। जैसे अगर हम लोहे को नमी में छोड़ देते हैं बाहर एयर और नमी में, तो क्या होता है कि जो आयरन होता है लोहा, वो एटमॉस्फेयर की वायु और आर्द्रता और नमी के साथ रिएक्शन करके उस पर जंग लग जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार लोहे पर जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन हुई। लास्ट है हमारा दही का बनना। तो दूध से दही का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है, अर्थात दूध से दही का निर्माण तो हो सकता है, लेकिन दही से वापस हम दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 3rd टॉपिक फिनिश हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं 4th टॉपिक की ओर। 4th टॉपिक हम लेंगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं ये जानेंगे हम। तो इसके लिए हम साथ में एक एग्जाम्पल भी लिए चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए H2 + O2 = H2O, ठीक है। अब इसमें जानेंगे हम कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो पहले हम अभिकारक को डील करेंगे। अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। देन उसके बाद है हमारा उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्माण होता है उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। इसके बेस पर आप दोनों में अंतर भी कर सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या अंतर होता है। तो अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो उत्पाद कहलाते हैं। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमारे अभिकारक इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व हैं क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक, ठीक है। और यहाँ पर जो नया पदार्थ बना है हमारा
वो रहेगा हमारा प्रोडक्ट या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जितने तत्व भाग लेते हैं, अगर दो या दो से अधिक तत्व जो भाग लेते हैं उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है यदि वो एक या एक से अधिक होता है तो उनके बीच भी प्लस का मार्क लगाया जाता है। और अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। 2 लगाने से हाइड्रोजन 4, तो ये हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हो गया कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक और उत्पाद को हमने एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी समझ लिया है। ये हमारा 4th टॉपिक क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं हमारा अब रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। ये हमारा 5th नंबर का पॉइंट हो गया। या केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन देखते हैं हम क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण ठीक है, रिप्रेजेंट क्या आता है रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के फॉर्मूले या सूत्र का यूज़ अर्थात उपयोग किया जाता है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में है ना रासायनिक फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण में हम तत्वों के प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था भी दर्शाते हैं। इतना समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या होती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रासायनिक समीकरण के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। और रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में
पदार्थ के सूत्र का यूज़ किया जाता है, अर्थात उस पदार्थ का सूत्र क्या है उसको यूज़ में लिया जाता है। और रासायनिक समीकरण में हम तत्वों के प्रतीकों के साथ साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। जैसे कि सॉलिड के लिए, ठोस के लिए, सॉलिड के लिए अगर पदार्थ सॉलिड है तो हम उसके लिए लिखेंगे एस। द्रव है अर्थात लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए लिखेंगे हम एल। गैस फॉर्म में है तो उसके लिए हम लिखेंगे स्मॉल जी। और यदि जलीय विलयन है उसका तो हम इसको लिखेंगे एक्यू अर्थात एक्वस। ठीक है, तो ये पूरा तरीका हो गया कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम किस मेथड के द्वारा लिखते हैं, है ना। हम उसके प्रतीक भी लिखेंगे और प्रतीक लिखने के साथ साथ हम उसकी फिजिकल कंडीशन भी बताएंगे कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, मैग्नीशियम रिबन का वायु मतलब ऑक्सीजन में दहन कर MgO बनना या बनाना। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का वायु अर्थात ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो इसको हम समझते हैं। मैग्नीशियम को हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा Mg प्लस वायु की उपस्थिति में दहन कर रहे हैं अर्थात O2 इज इक्वल टू MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ठीक है, ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात MgO। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम, ये हमारा है ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक हैं और जो प्रोडक्ट है वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीशियम हमारे पास इधर 2 है, 1 है और उत्पाद में भी 1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 है, इसलिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमने, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम अब 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन संतुलित हो गई है। इससे रिलेटेड एक प्रयोग भी है आपकी बुक में कि किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन हम बता सकते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो उसका एक एग्जांपल भी हम दे सकते हैं कि जो मैग्नीशियम की रिबिन आती है वो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में है। वो मैग्नीशियम का रिबिन का पीस ले लिया हमने 2 से 3 सेंटीमीटर का। जो ऑक्सीजन है हमारा वो गैस फॉर्म में है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट हमारा बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सॉलिड होगा। इसको हम प्रयोग के द्वारा, जैसे कि हमने क्या किया, एक प्रयोग के थ्रू आपको ये समझा देती हूँ मैं कि हमने मैग्नीशियम का 2 से 3 सेंटीमीटर का एक रिबन ले लिया जो कि हम उसको सॉलिड फॉर्म में लेंगे। अब हमने एक पेट्री डिश ली, पेट्री डिश नहीं, एक चिमटी की सहायता से हम उसे क्या करेंगे, उस रिबन को पकड़ेंगे और स्प्रिट या बर्नर की सहायता से, लैंप की सहायता से हम उस फीते को, रिबन को जलाएंगे। तो जलाने पर ऑक्सीजन गैस
की उससे रिएक्शन होगी मैग्नीशियम के साथ, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जो मैग्नीशियम है वो श्वेत चमकदार लोह के साथ जलने लगेगा और जलकर वो जो नया पदार्थ बनाएगा, जो उत्पाद बनाएगा, वो भी आपको सफ़ेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होगा। और उसको वो किस फॉर्म में होगा, क्या होगी उसकी फिजिकल स्टेट, सॉलिड। तो इस प्रकार से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस या संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण 6 पॉइंट है हमारा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। Fe मीन्स आयरन प्लस H2O अर्थात वाटर इज इक्वल टू बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन संतुलित नहीं है, अर्थात यहाँ आप देखेंगे कि आयरन का एक ही परमाणु है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर 3 परमाणु हैं आयरन के। तो ये जो हमारी रिएक्शन रहेगी ये बैलेंस नहीं है, इसे हम बोलेंगे कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये कंकाली है हमारे पास। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। तो और संतुलित करना क्यों जरूरी है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, क्योंकि अभिकारक अर्थात रिएक्शन होने के पहले जो पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग ले रहे थे उसका जो द्रव्यमान है वो अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो उत्पाद बना है उसका द्रव्यमान के बराबर होगा। अर्थात दोनों ओर जो मास है द्रव्यमान वो बराबर होना चाहिए, इसलिए रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में समझ लेंगे इजीली। यहाँ हम ले लेते हैं तत्व, फिर हम लेते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक, और बनने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभिक्रिया में कौन कौन से तत्वों ने भाग लिया है। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा Fe अर्थात आयरन, सेकेंड एलिमेंट है हमारा H मीन्स हाइड्रोजन, और लास्ट एलिमेंट है हमारा O मीन्स ऑक्सीजन। अब हम इसमें अभिकारक में देखते हैं कि कितने कितने तत्व हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर आयरन अभिकारक में आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3। देन हम हाइड्रोजन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास कितनी है, 2। और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या भी हमारे पास 2 है। और लास्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 1 है, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 4 है। तो देखिए आप यहाँ पर 1, आयरन 1, 3, हाइड्रोजन 2, 2 और ऑक्सीजन 1 और 4। तो इन पूरी
संख्याओं को आपस में बराबर होना चाहिए, अर्थात जितने आयरन अभिकारक में उतने ही उत्पाद में होने चाहिए, या जितने उत्पाद में उतने अभिकारक में होने चाहिए। इन तीनों एलिमेंट्स के जो परमाणु हैं वो दोनों ओर बराबर संख्याओं में होने चाहिए। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले आयरन को बैलेंस करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 आयरन हैं, यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 आयरन है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, अर्थात यहाँ हम लिख देंगे 3। उसके बाद यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पर भी, अर्थात दोनों ओर आयरन की संख्या तो बराबर हो गई। अब हम हाइड्रोजन की ओर आते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 2 दे रखा है, इधर भी 2 हैं, इसे अभी हम बैलेंस नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 1 ही है, लेकिन यहाँ पर 4 है। तो 1 को 4 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात हमने हाइड्रोजन यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको हम 4 से ऑक्सीजन को 4 करेंगे। तो इस ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लगाएंगे 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गया, और इधर उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या हो गई 4। बट अब यहाँ पर 4 लगाने से देखेंगे आप कि हाइड्रोजन में संख्या बढ़ गई है ना, 4 2 8 हो गई है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कितनी हो गई, 4 2 8 हो गई है, और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? ओनली 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले 2 में हमने 4 2 8 कर दिया, ये यहाँ पर 4 2 8, मतलब हमारे पास कितने हो गए? ये 8 हाइड्रोजन हो गए। और इधर वाले हाइड्रोजन को भी हम 8 बनाएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 4 8, और यहाँ पर भी हो गया हमारा 2 4 8। तो हमारी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई है। देखेंगे आप आयरन परमाणुओं की संख्या 3, और उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 4 2 8, ये हो गई, और इधर भी 4 2 8, और लास्ट में हम ऑक्सीजन देखते हैं 4, और उत्पाद में भी 4। ठीक है। अब हमने एक केमिकल इक्वेशन लिखी है फॉर्मूले के द्वारा। अब हम इसमें इनकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे। ये हमारी कंकाली थी पहले, और कंकाली को जब हमने पूरा कर लिया है कंप्लीट, तो ये हमारी कहलाएगी संतुलित अभिक्रिया, बैलेंस रिएक्शन। ये हमारी हो गई संतुलित अभिक्रिया। अब हम इनमें इसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं। तो जो Fe है, आयरन लोहा, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर S। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में, तो इसके लिए हम लिखेंगे L। Fe3O4 जो बना है, इसके लिए हम लिखेंगे सॉलिड, ये सॉलिड ठोस फॉर्म में होता है। और ये जो हाइड्रोजन है वो गैस रूप में है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे G। तो ये हमारी पूरी केमिकल रिएक्शन हो गई। और केमिकल रिएक्शन को हमने कैसे संतुलित करते हैं वो हम ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शिक्षा सेतु चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ सुझाव या डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।